हे एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का अगेन वेलकम करता हूँ। बिना देरी के शुरू करेंगे अपनी द हिंदू एडिटोरियल क्लास को। आज इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स अपना आर्टिकल है और ये लिखा गया है वेस्ट एशिया में एक उभरती हुई वॉर पे। इजराइल, हमास, हिजबुल्ला, ईरान, यूएस सभी इस वॉर में कुछ हद तक शामिल है। चलिए, क्लास का ऑब्जेक्टिव है बिल्कुल बेसिक से आपकी ग्रामर को, कॉम्प्रिहेंशन को और वोकैब को इम्प्रूव करना। जो भी इस क्लास में आप सीखें, क्लास के अंत में इस क्विज़ पे आपको अप्लाई करना है। पैराजंबल सेट भी आपको मिल गया, ऊपर ही मिल जाएगा। फिर कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस, लास्ट में वोकैब और ग्रामर के। क्विज़ के सॉल्यूशंस आपको क्लास के लास्ट में करवाएंगे। अभी पूरा आपका मन और फोकस होना चाहिए नया कुछ सीखने पे क्लास के दौरान। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। ऑलराइट, पैराजंबल तो अपने रख ही दिया है। अभी कुछ और नए टाइप के क्वेश्चंस एसएससी बैंक के भी ऐड करूंगा। आप बने रहो, फ़ायदा लेते रहो, हर तरह के क्वेश्चंस इस क्विज में आ जाएंगे। कह रहा है जी इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। देखिए, इन्फ्लेक्शन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से क्रॉस रोड्स निकलें, जहां से 4, 5, 6, 8, 10 रास्ते निकलें। तो किसी भी चौराहे को आप अंग्रेजी में बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स, दोहराया या चौराया। अब ये दोहराया चौराया ज़रूरी नहीं है आपके घर के सामने वाली सड़क का दोहराया चौराया हो। अगर किसी पॉइंट पे कोई झगड़ा, कोई वॉर, कोई मुद्दा पहुंच गया है जो बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, उसको भी आप इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोल सकते हैं। कह रहा है जी वैसे ही इजराइल और ईरान की जो ये वॉर है इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे आ गई है। यहाँ से मामला सुधर भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। डिपेंड करेगा दोराहे और चौराहे पे आपने कौन सी सड़क को पकड़ा, किस डायरेक्शन में आप गए। चलिए, क्रॉस रोड्स, जंक्चर, पिवट, टर्निंग पॉइंट सभी इसके सिनोनिम्स हैं। टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं। कह रहा है वेस्ट एशिया नीड्स द इंटरवेंशन ऑफ मेजर वर्ल्ड पावर्स फॉर पीस। कह रहा है जो वेस्ट एशिया का रीजन है, जिसमें मिडल ईस्ट आ गया, इजराइल का पोर्शन आ गया, कह रहा है इस पूरे पोर्शन को ज़रूरत है, इट नीड्स, और किसकी, इंटरवेंशन की या दखल अंदाजी की। और ये दखल अंदाजी होनी चाहिए मेजर वर्ल्ड पावर्स की, चाइना, यूएस, रशिया की। और ये होनी चाहिए पीस के लिए, शांति के लिए। तो वेस्ट एशिया में अगर बड़े कंट्रीज़ ने अंदर घुस के स्टेप इन करके इंटरवीन नहीं किया, दखल अंदाजी नहीं किया, तो ये पूरा रीजन वॉर की चपेट में आ सकता है। वेस्ट एशिया सब्जेक्ट है, नीड्स इसकी वर्ब है, इंटरवेंशन मैंने आपको बता दिया। किसी मामले में जब आप बीच में पढ़ते हैं, बीच बचाव करते हैं, मीडिएशन करते हैं, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं इंटरवेंशन। चलिए, सिंपल से सेंटेंसेज हैं, जल्दी से आगे बढ़ के इस आर्टिकल की वोकैब पर नज़र डालेंगे। सारे वर्ड्स मोटे मोटे शुरू में एक साथ देख लो ताकि इसको स्मूथली पढ़ सको। क्लासेस को इम्प्रोवाइज़ कर रहे हैं ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। इस क्लास से अगर सच में कुछ बेनिफिट आपको मिलता है, ठीक है ना, तो ज़रूर से इसको एक लाइक दिया करो। इससे क्लास को रीच मिल जाती है, दूसरे बच्चों तक पहुंच पाती है। ऑलराइट, वोकैब शीट अपनी जूम इन कर दूं थोड़ा सा। पहला तो वर्ड ही है जंक्चर, टर्निंग पॉइंट। द बैटल हैज़ रीच्ड अ क्रूशियल जंक्चर। ये जंग जो है रीच कर चुकी है, पहुंच चुकी है एक बहुत ही संगीन या क्रूशियल या गंभीर दोराहे पे, चौराहे पे, जंक्चर पे। इन्फ्लेक्शन पॉइंट और क्रॉस रोड्स अगेन इस वर्ड के सिनोनिम्स हैं। आपने इन्फ्लेक्शन पॉइंट को आर्टिकल में अभी देखा, ठीक है। क्रॉस रोड्स जरूर याद रखना, जहाँ पे रोड्स क्रॉस कर रही हो, जहाँ पे दोराया चौराया बन रहा हो। अगला जो वर्ड है वो है फॉरबेरेंस। इसको बोलते हैं पेशेंस या आपकी रिस्ट्रेंट, आत्मसंयम। जब आपको कोई मार रहा हो, पीट रहा हो, गलत काम कर रहा हो, आपको गाली दे रहा हो, फिर भी आप अपने ऊपर संयम बना के जो रखते हैं ना, उसी को बोला जाता है रिस्ट्रेंट, ठीक है, फॉरबेरेंस। फॉरबेरेंस इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी इज़ अ लीडरशिप ट्रेट। पेशेंस जो है एडवर्सिटी को फेस करते हुए, बुरे वक्त का सामना करते हुए, कह रहा है यही आत्मसंयम और पेशेंस जो है ना, वो एक लीडरशिप ट्रेट है, एक नेतागिरी का गुण है। तो ये रिस्ट्रेंट नाम का, आत्मसंयम नाम का वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। फॉरबिडेंस भी आ जाएगा कभी, लेकिन आज रिस्ट्रेंट नाम का वर्ड आएगा। अगला वर्ड है अपने पास रेट्रीब्यूशन। देखिए, आसान भाषा में रेट्रीब्यूशन को बोलते हैं बदला, रिवेंज, अवेंज। तो रिवेंज जो है इसका सिनोनिम है, रेट्रीब्यूशन को आप आर्टिकल में देखेंगे। और इसका एक बहुत अच्छा सिनोनिम है वेंजियंस और वेंडेटा। वेंजियंस और वेंडेटा दोनों अच्छे सिनोनिम्स हैं, याद रखें। सम रेडिकल एलिमेंट्स सॉट
रेट्रीब्यूशन। कुछ रेडिकल एलिमेंट्स ने, फंडामेंटलिस्ट ने, क्या बोलते हैं इनको हिंदी में, जो किसी कॉज के लिए सिरफिरे हो जाते हैं, किसी नेता, किसी पार्टी, किसी धर्म के लिए मरने मारने को तैयार हो जाते हैं, रेडिकल एलिमेंट्स। कह रहा है कुछ सिरफिरे लोगों ने कोशिश किया पाने की, सॉर्ट किया बदले को, रेट्रीब्यूशन को, अगेंस्ट द प्रोफेसर, इस प्रोफेसर के सामने। और क्यों? फॉर हिज कॉन्ट्रोवर्शियल रिमार्क्स, उसके कॉन्ट्रोवर्शियल रिमार्क्स के लिए। तो ये सेंटेंस हमने बनाया था, वो फ्रेंच मैगजीन है शार्ली हेब्डो, जिनके प्रोफेसर का गला ही काट दिया क्योंकि उन्होंने कुछ ब्लास्फेमस कैरिकेचर बनाए थे एलिजेडली किसी रिलीजन से रिलेटेड। तो वो रेडिकल एलिमेंट से सरफिरे लोग थे और उन्होंने बदला लेने की कोशिश की। चलिए नेक्स्ट वर्ड है अपने पास, रेट्रीब्यूशन आपने देख लिया ना। नेक्स्ट है एब्डिकेट। ये वर्ड पहले आया हुआ है लेकिन काफ़ी दिनों बाद आ रहा है, जो बच्चे क्लास में नए हैं पहली बार देखेंगे। एब्डिकेट का मतलब होता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह फेर लेना। आप क्लास के मॉनिटर हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लास में, जब टीचर नहीं है तो थोड़ा सा वो बना रहे डिसिप्लिन, लेकिन आप खुद भी बच्चों के साथ मिल गए, है ना, हुड़दंग करने लगे, तो आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एब्डिकेट कर दिया, फॉर्मली रिजाइन फ्रॉम ए पोजीशन ऑफ पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी। द मैन एब्डिकेटेड हिज फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिकेम अ हर्मिट। ये आदमी ने त्याग दिया अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को और एक बन गया हर्मिट, या बन गया साधु। हर्मिट वो होता है जो तपस्वी होते हैं ना, स्ट्रिक्ट हर्मिट्स, असेटिक, तो साधु की तरह ही जो जंगल में जाके हर्मिट बन गया। चलिए एब्डिकेशन नाउन फॉर्म है इसकी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को त्यागना। इस वर्ड को आप आर्टिकल में देखेंगे। लास्ट वर्ड है अपने पास डायल डाउन। देखिए ये दो फ्रेजल वर्ब्स हैं, डायल अप और डायल डाउन। डायल अप का मतलब होता है किसी चीज़ को धीमे 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 करके इंटेंसिफाई करना। झगड़ा सिर्फ किसी छोटी सी बात पे था और वो डायल अप होकर के मरने मारने पे आ गया, है ना, बात बढ़ी और आगे बढ़ी, फिर थोड़ी और कहा सुनी हुई, तो आप कर रहे हैं कि झगड़े को डायल अप कर रहे हैं। और डायल डाउन इसका बिल्कुल उल्टा है। झगड़ा बहुत ख़राब सिचुएशन में था, सिचुएशन बहुत ट्रिकी थी या डेंजरस थी, आपने धीरे धीरे करके उसको नरम बनाया और शांत किया। तो डायल अप, डायल डाउन ऐसे याद रखना। डायल डाउन नाम का वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे, डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की तीव्रता को कम करना। पॉलिसी मेकर्स नीड टू इनेक्ट स्ट्रिक्ट लेजिस्लेशन। पॉलिसी मेकर्स को, कानून निर्माताओं को ज़रूरत है स्ट्रिक्ट लेजिस्लेशन को इनेक्ट करने की, बहुत कड़े कानूनों को बनाने की। और क्यों? टू डायल डाउन वायलेंस इन द सिटी, सिटी में वायलेंस को धीमा या मंदा करने के लिए, डायल डाउन करने के लिए। ठीक है, तो डी इंटेंसिफाई, डी एस्केलेट बोल सकते हैं डायल डाउन को। यू विल सी दिस फ्रेजल वर्ब इन द आर्टिकल टुडे। चलिए डिटेल में हो गए चारों पांचों वर्ड्स। अब अपने आर्टिकल पे आएंगे, एक समरी आपको दें। समरी यही है कि इजराइल जो है एक के बाद एक इंटरनेशनल बाउंड्रीज को लांघ करके दूसरी कंट्रीज़ पे, तीसरी कंट्रीज़ पे हमले कर रहा है। ईरान पे तो हुआ ही, ईरान के एम्बेसी पे हमला किया, डमस्कस में, सीरिया में, फिर लेबनान में कर दिया, गाजा में वॉर चल रही है। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि अगर इजराइल को आप रोकोगे नहीं ना, तो ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, यहाँ से ये पूरा एरिया, पूरा रीजन जो है वॉर की चपेट में आ जाएगा। और ये रोकने का काम था किसका? अमेरिका का। लेकिन अमेरिका तो खुद अपने मामलों में बिजी है। अभी वैसे नवंबर में चुनाव भी है तो उनका सारा ध्यान चुनावों में है ना। तो ये चाइना से, अमेरिका से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप अपने लेवरेज को यूज़ करें और इन तीनों कंट्रीज़ को रोकें, क्योंकि पूरा मिडल ईस्ट और वेस्ट एशिया अगर वॉर की चपेट में आया तो ये पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होगा, है ना, खाली इस रीजन की बात नहीं है। आज की टोन है अर्जेंट, अर्जेंसी दिखा रहा है और कंसर्न। चलिए आर्टिकल को शुरू करें। अगर आप एक एस्पायरेंट हैं, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं अपनी इंग्लिश को एक स्टेप आगे ले जाएं, स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करने के लिए आप ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। YT योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप आपकी अपनी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में इसका लिंक रखा गया है। एप्लीकेशन पे आपको मिलेंगे प्रीमियम कोर्सेज, नाम के प्रीमियम कोर्सेज हैं, फीस बहुत कम होती है, अफोर्डेबल होती है। राइटिंग के कोर्स में आप लिखना सीख सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ऐसे हो, प्रेसी हो, आंसर राइटिंग हो। इस कोर्स का फ़ायदा लेने के लिए इस कूपन को लगाएं ताकि 499 में अफोर्डेबल कोर्स आपको मिल सके। 50 से 60 घंटे में आप इंग्लिश राइटिंग इस कोर्स के बदौलत सीख पाएंगे। इसी तरीके से आपको UPSC का कोर्स मिलेगा, पूरा माइग्रेशन करवाया जाता है आपको हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में, सारे एस्पेक्ट्स UPSC के कवर्ड हैं। 1350 का एक कोर्स है कूपन के साथ। इसमें CSAT, आंसर राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव, वोकैब, ग्रामर, हर पोर्शन कवर्ड है इन द कोर्स। इसी तरीके से ऐप पे आपको बैंकिंग और SSC के भी कोर्स मिलेंगे, जिसमें बैंकिंग SSC के सभी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना, हैंडल करना आपको सिखाया जाता है।
ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में है। कोई भी क्वेरी हो ये नंबर पे आप व्हाट्सएप से टीम से जुड़ सकते हैं और अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। कह रहे जी, ईरान्स अक्टूबर 1 बैलिस्टिक मिसाइल अटैक ऑन इजराइल मार्क्स अ सीरियस एस्केलेशन इन द मल्टी पार्टी कॉन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया। कह रहा है ईरान का जो अक्टूबर 1 बैलिस्टिक मिसाइल अटैक था, मिसाइल तो आप समझते ही हैं, हिंदी में बोलते हैं मिसाइल, अंग्रेजी में बोलते हैं मिसाइल। बैलिस्टिक यानी जो मारक मिसाइल हो, है ना। मिसाइल वैसे मारक ही होती है, तो बैलिस्टिक मिसाइल इसका पूरा नाम है। तो कह रहा है 1 अक्टूबर को ईरान ने जो मारक मिसाइल का हमला किया, और किस पे किया? इजराइल पे किया। कह रहा है ये हमला मार्क करता है, निशान बनता है, एक सिंबल बन जाता है। और किसका? एक बहुत ही सीरियस एस्केलेशन का। एस्केलेशन यानी झगड़े में वृद्धि, तनाव में बढ़ोतरी। कह रहा है एक बहुत ही तनाव में बढ़ोतरी का सीरियस साइन बन जाता है एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में जो है मल्टी पार्टी कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें कई पार्टियां इन्वॉल्व हैं वेस्ट एशिया में, इस पूरे रीजन में। चलिए, मिसाइल अटैक सब्जेक्ट है आपका। मार्क्स इसकी वर्ब है। दिस अटैक मार्क्स अ सीरियस एस्केलेशन। एस्केलेशन आपने बहुत बार देखा होगा, ये वर्ड बहुत बार आ भी रहा है पिछले 10-15 दिनों में, हर आर्टिकल में मिलेगा आपको। जब तनाव बढ़ जाए, मामला ऊपर से ऊपर बढ़ता जाए, डायल अप होता जाए, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं एस्केलेशन। कह रहा है जी, द अटैक इज़ नॉट सरप्राइजिंग। ये अटैक सरप्राइजिंग बिल्कुल भी नहीं है, हैरान करने वाला बिल्कुल भी नहीं है। और क्यों नहीं है? कह रहा है इसलिए वो एज ईरान वॉज अंडर प्रेशर। कह रहा है एज यानी क्योंकि ईरान जो है अंडर प्रेशर था, दबाव में था। जब आदमी दबाव में होता है तो हमला कर ही बैठता है, तो इस अटैक हमारे लिए बिल्कुल भी सरप्राइज की बात नहीं है। और ये दबाव में कहाँ था, किससे दबाव में था ये? कह रहा है जी, एट होम एंड इन द रीजन। ये अपने घर में भी दबाव में था और इस पूरे रीजन में भी दबाव में था। फ्रॉम इट्स अलाइज, अपने अलाइज से, अपने दोस्तों से। और दबाव किस चीज़ का था? अब ये रीजन बताएगा उसका। टू रिस्पॉन्ड टू रिपीटेड इजराइल प्रोवोकेशंस। दबाव था रिस्पॉन्ड करने का, जवाबी हमला देने का। और किसके सामने? बार बार के इजराइल के उकसावे के सामने, प्रोवोकेशन के सामने। प्रोवोकेशन होता है आप किसी को उंगली लगाते हो ना, इंस्टिगेट करते हो, किसी को कुछ कह देते हो, उकसाते हो कि तू कुछ करके दिखा मुझे। तो बार बार इजराइल प्रोवोकेट तो कर ही रहा है ना, पूरे रीजन के अंदर, कभी हिजबुल्ला को, कभी हमास को, कभी ईरान को। तो ईरान जो है बहुत प्रेशर में था अपने घर में, अपने लोगों से, और इस पूरे रीजन में भी जहाँ पे ईरान बसा हुआ है। और प्रेशर यही था कि आप भी इजराइल के प्रोवोकेशंस के या उकसावे का जवाब दो, रिस्पॉन्ड बैक करो। अटैक की वर्ब है इज, सरप्राइजिंग यानी जो आपको हैरान कर दे, एस्टाउंडिंग हो जो आपके लिए। ईरान की वर्ब है वॉस। रिस्पॉन्ड जब भी किसी चीज़ को करते हैं तो टू लगा के बताएं। रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन, रिस्पॉन्ड टू द स्टेटमेंट, रिस्पॉन्ड टू द प्रोवोकेशंस। प्रोवोकेशन मैंने आपको बता दिया, प्रोवोक नाम की वर्ब से बना है। प्रोवोक करना, उकसाना, प्रोवोकेशन यानी उकसावा। कह रहा है जी, इट वॉज इजराइल दैट टुक द वॉर स्ट्रेट टू ईरान। कह रहा है ये इजराइल ही था, इट वॉज इजराइल, जो ले गया इस वॉर या झगड़े को, जंग को सीधे ईरान तक। और कैसे? बाय अटैकिंग द इरानियन एम्बेसी कॉम्प्लेक्स इन डमास्कस सीरिया ऑन April 1। अटैक करके ईरान के एम्बेसी कॉम्प्लेक्स को डमास्कस में, सीरिया की कैपिटल में, April 1 को। तो 1 अप्रैल को ईरान के दूतावास पे हमला किया इजराइल ने, जो था सीरिया में। वहीं से जंग शुरू हुई है। ईरान ने यही तो बोला है कि मेरे दूतावास पे आपने हमला किया तो किया कैसे, है ना। तो इट वॉज इजराइल दैट टुक द वॉर टू ईरान। चलिए, इट की वर्ब है वॉज, दैट की वर्ब है टुक। कह रहा है जी, ईरान रिस्पॉन्डेड विथ इट्स फर्स्ट डायरेक्ट अटैक ऑन इजराइल 14 days लेटर। कह रहा है जी, ईरान ने रिस्पॉन्ड किया, ईरान ने अपना जवाबी हमला दिया अपनी पहली फर्स्ट डायरेक्ट अटैक के साथ, जो उसने इजराइल पे किया 14 दिनों के बाद। तो यानी 15 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पे हमला करके अपना जवाबी हमला दिया, जवाब दिया। और कैसे? गिविंग इजराइल एंड इट्स अलाइज इनफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर इट। ये सारा काम ईरान ने किया देते हुए गिविंग इजराइल और इसके अलाइज को, इजराइल और इसके दोस्तों को पर्याप्त वक्त, काफ़ी वक्त, ताकि वो इसके लिए तैयार रह सकें, प्रिपेयर फॉर इट कर सकें। तो ईरान ने भी रातों रात हमला नहीं किया, 15 दिन का गैप दिया कि आप तैयार हो जाओ, हमला हम करेंगे आप पे। मतलब ओवरऑल इनकी मंशा यही थी कि ज़्यादा नुकसान ना हो जाए, वॉर ज़्यादा आगे से आगे बढ़ ना जाए। सामने वाले को वक्त दो, वो तैयार हो, फिर हम हमला करें, है ना। हमारी बात भी रह जाए, हमारी नाक भी
कटने से रुक जाए और झगड़ा भी ना बढ़े। ईरान की वर्ब है रिस्पॉन्डेड। अब यहाँ पे टू नहीं लगा, रिस्पॉन्ड के बाद में आप बोलोगे विद लगा है। अरे भाई रिस्पॉन्ड किस चीज़ के सामने किया वो बताना है टू लगा के, वो चीज़ तो यहाँ लिखी नहीं हुई। ईरान रिस्पॉन्डेड टू दिस अटैक अगर ऐसा लिखा होता तो टू आ जाता। समझ गए ना? प्रेपोजिशन जो फिक्स होती है ना उसके बाद वाला वर्ड देखो वो किसके लिए फिक्स्ड है। रिस्पॉन्ड के बाद में टू तब आएगा जब जिस चीज़ के सामने आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जिस चीज़ का आप जवाब दे रहे हैं, अगर वो चीज़ लिखी नहीं हुई तो फिर टू किस काम का होगा, टू है ना यहाँ पे। इनफ टाइम देख लेना। इनफ एक ऐसी एडवर्ब या एडजेक्टिव है, जब ये नाउन से पहले आता है एडजेक्टिव बन के तो ये समझ गया ना, नाउन के पहले ही आता है। लेकिन जब ये किसी एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब बन के आएगा तो उसके बाद आएगा। जैसे नाउन है यहाँ पे टाइम, तो टाइम से पहले आ गया इनफ टाइम। लेकिन ये अगर किसी एडजेक्टिव के लिए आया होता, रिच के लिए, वो पर्याप्त रूप से रिच है, अमीर है, तो ही इज रिच इनफ। समझ गए ना? वो काफ़ी अच्छा है, ही इज़ गुड इनफ। वो काफ़ी बुरा है, ही इज़ बैड इनफ। तो गुड, बैड, रिच ये सभी एडजेक्टिव हैं, इनके बाद आता है इनफ। और ये टाइम नाम का नाउन है, कोई भी नाउन हो उससे पहले आता है। तो आपको चेक करना है इनफ किसके लिए आया है। कह रहा है जी इजराइल्स रिस्पॉन्स वॉज अ सिम्बॉलिक अनक्लेम्ड स्ट्राइक एट अ रेडार सिस्टम इन इस्फहान। कह रहा है जी इसके जवाबी हमले में, भाई 15 दिन बाद ईरान ने मिसाइलें मारी तो फिर इजराइल को भी कुछ करना ही था, तो इजराइल ने भी यही किया। इसका जो रिस्पॉन्स था वो एक सिंबॉलिक और अनक्लेम्ड स्ट्राइक था। सिंबॉलिक यानी सिर्फ नाम भर की, और अनक्लेम्ड यानी जिसका इन्होंने दावा भी नहीं ठोका स्ट्राइक करने के बाद, और वो थी एक रेडार सिस्टम पे इस्फहान नाम के शहर में। तो इजराइल ने फिर ईरान पे हमला कर दिया। बस उस हमले को ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया और बहुत ही छोटा सा हमला था, एकदम उस टाइप का था ना, सिंबॉलिक। कह रहा है इन एंड जुलाई इजराइल अगेन एस्केलेटेड द कॉन्फ्लिक्ट। कह रहा है ये झगड़ा यहाँ पे शांत हो गया था, लेकिन जुलाई के अंत में इजराइल ने फिर बढ़ा दिया इस कॉन्फ्लिक्ट को, एस्केलेट कर दिया बाय किलिंग इस्माइल हनिये द पॉलिटिकल चीफ ऑफ हमास इन तेहरान। इस्माइल हनिये नाम के आदमी को मार करके, जो राजनीतिक नेता था, चीफ था हमास का, और इसकी मारा कहाँ इसको? तेहरान में, ईरान में जाकर के। चलिए इजराइल की वो है एस्केलेटेड, पूरी आपको क्रोनोलॉजी दे रहा है कहाँ कहाँ कब कब कैसे हुआ। फिर ईरान को गुस्सा आया, ईरान ने बोला झगड़ा तो खत्म हो गया था, तुमने फिर क्यों शुरू किया? ईरान वॉर्ड रिटेलिएशन, ईरान ने वो किया, कसम खाई, संकल्प लिया रिटेलिएशन का, जवाबी हमले का। रिटेलिएशन क्या होता है? काउंटर रिप्लाई। कह रहा है जी बट श्योर रिस्ट्रेंट, लेकिन फिर भी ईरान ने दिखाया थोड़े आत्मसंयम को, पेशेंस को और रिस्ट्रेंट को। और कैसे दिखाया? प्रॉमिसिंग टू होल्ड बैक फायर, प्रॉमिस करते हुए, वादा करते हुए फायर को या गोलीबारी को होल्ड बैक करने का, रोके रखने का, कि मैं गोलीबारी नहीं करूंगा, मैं झगड़े को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। और कब? इफ़ देयर वॉज ए सीज फायर इन गाजा, अगर एक सीज फायर हो जाए गाजा में, अगर झगड़ा जो है, इजराइल जो है गाजा पे हमला बंद कर दे। ठीक है, तो जैसे ये हुआ, हमास के चीफ को मारा गया तेहरान में, तो ईरान ने बोला कसम तो मैं खा रहा हूँ, बदला तो मैं लूँगा, लेकिन मैं तब अगर आप गाजा में सीज फायर कर दें, इजराइल को इसने कहा, आप वहाँ पे झगड़ा ख़त्म कर दें, तो मैं इस कसम को तोड़ भी सकता हूँ, अपने ऊपर संयम बना के रखूँगा और आपसे कोई भी गलत हरकत नहीं करूँगा, है ना, होल्ड बैक करूँगा फायर को। ईरान की वो है वर्ड, वो करना, कसम खाना, प्रॉमिस करना, प्लेज करना। रिटेलिएशन यानी जवाबी हमला। ईरान की दूसरी वर्ब है शोड, बट इसने दिखाया, शो किया रिस्ट्रेंट को। रिस्ट्रेंट, फॉरबेरेंस, किसी चीज़ के लिए पेशेंस या आत्मसंयम। होल्ड बैक करना यानी रोके रखना। अगर आप फायर को होल्ड बैक कर रहे हैं तो आप गोलीबारी से परहेज कर रहे हैं, सामने वाले को फायर नहीं कर रहे हैं। सीज फायर आप समझते हैं, युद्ध विराम, जब दोनों तरफ से हथियार जो है छोड़ दिए जाते हैं, है ना, गोलीबारी, झगड़ा खत्म हो जाता है, इसको बोलते हैं सीज फायर। सीज फायर की वर्ब है वो। सीज फायर को एक और वन वर्ड से बताया जाता है, आर्मिस्टिस। सबको आता है, मुझे पता है वन वर्ड, लेकिन बार बार आपको रिपीट करवा रहे हैं ताकि दिमाग में रहे, ब्रशअप करते रहें आप इसको। ठीक है, आर्मिस्टिस और सीज फायर एक ही बात है। कह रहे जी बट इजराइल नॉट ओनली कंटिन्यूड वॉर ऑन गाजा बट ऑल्सो एक्सपेंडेड द वॉर इन द नॉर्थ विद हिजबुल्ला। लेकिन ये काम इजराइल ने किया नहीं, गाजा में सीज फायर का काम जो है इजराइल ने किया नहीं। इजराइल ने ना केवल वॉर को कंटिन्यू किया गाजा में, बल्कि इसने बढ़ा भी दिया इस वॉर को, नॉर्थ में जाके हिजबुल्ला पे, लेबनान में जाके भी इजराइल ने हमला कर दिया। इजराइल की दो वर्ब्स हैं, कंटिन्यूड एंड एक्सपेंडेड।
ना केवल नॉट ओनली इसने कंटिन्यू किया, बट ऑल्सो बल्कि उसने ये भी किया, क्या किया, एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करना यानी बढ़ाना। नॉट ओनली बट ऑल्सो की पोजीशन देखें, नॉट ओनली यहाँ भी वर्ब से पहले, बट ऑल्सो यहाँ भी वर्ब से पहले। ना केवल ये किया बल्कि ये भी किया, समझ रहे हो, किया किया वर्ब से पहले आ रहा है ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो याद रखें नॉट ओनली बट ऑल्सो जो है एक ही तरह के वर्ड्स को कनेक्ट करता है, वर्ब को वर्ब से, नाउन को नाउन से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से। चलो आप ये बट ऑल्सो की पोजीशन देख लिया करो। अगर ये किसी वर्ब से पहले है तो नॉट ओनली को वर्ब से पहले रखना है, अगर ये किसी नाउन से पहले है तो नॉट ओनली को नाउन से पहले रखना है। इसलिए इस पोजीशन को आप थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हो, है ना। कह रहा है जी लेट लास्ट मंथ इजराइल अनलीस्ड वेव्स ऑफ अटैक ऑन लेबनान। पिछले महीने के अंत में, सितंबर के महीने के अंत में इजराइल ने अनलीश कर दिया, खुला छोड़ दिया वेव्स को या लहरों को, अटैक्स की लेबनान पे। अनलीश करना यानी किसी चीज़ को एकदम खुले तौर पे करना। जब आप अपने गुस्से को अनलीश कर रहे हैं तो आप खुला गुस्सा कर रहे हैं, अपने आप को बिल्कुल भी रोक नहीं रहे हैं। तो इसने वेव्स ऑफ अटैक को अनलीश किया, यानी हमले की कई लहरें जो हैं लेबनान पे इसने बिछा दी। कह रहा है जी किया कैसे, किलिंग हिजबुल्लाह कमांडर्स एंड इट्स चीफ हसन नसरुल्लाह। मारते हुए, जान लेते हुए हिजबुल्लाह के कई कमांडर्स की और इनके चीफ की, जिनका नाम था मिस्टर हसन नसरुल्लाह। चलिए ये काम हुआ लास्ट मंथ। कह रहे नाउ विद इजराइल थ्रेटनिंग टू रिस्पॉन्ड टू October 1st अटैक, द कॉन्फ्लिक्ट इज सेट टू एंटर अ मोर डेंजरस फेज। कह रहे जी अब जाकर के इजराइल के थ्रेटन करने के साथ ही, हम धमकी देने के साथ ही जो है रिस्पॉन्ड करने की, जवाब देने की October 1st के अटैक को। भैया ईरान ने हमला किया है ना 1 अक्टूबर को, परसों। कह रहा है जी इजराइल के थ्रेटन करने के साथ ही कि मैं इसका बदला लूँगा। हुआ ये कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये तैयार है, सेट है घुसने के लिए, एंटर करने के लिए एक और डेंजरस फेज को, एक और ख़तरनाक चरण को। समझ गए ना। तो अब इससे मामला और बिगड़ेगा अगर इसराइल ने सच में ईरान की मिसाइल स्ट्राइक का October 1st वाली का जवाब दिया तो। चलिए ये पूरी आपको क्रोनोलॉजी इसने बता दी फर्स्ट पैराग्राफ में। सेकंड पैराग्राफ में आपको मिलेगा इसका एनालिसिस, अंदर की बात क्या है और किसको कौन सी क्या काम करने की ज़रूरत है ना। कह रहे जी इन द करंट कॉन्फ्लिक्ट नो पार्टी इज डिटरिंग इट्स राइवल्स। कितना अच्छा एनालिसिस है। कह रहा है जी जो करंट कॉन्फ्लिक्ट है इसमें कोई भी पार्टी डिटर नहीं कर पा रही है, रोक नहीं पा रही है अपने राइवल को। डिटर करना यानी किसी के सामने वाले को समझाना। आप कई बार कहते हो ना मुझसे पंगा मत लेना, मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ, आपने फिल्मों में देखा होगा ना, गुंडा बोलता है ऐसे। तो वो डिटर कर रहा होता है हीरो को कि मुझसे पंगा मत लेना, मतलब मुझसे पंगा लोगे तो मैं नुकसान कर दूंगा। तो ऐसे ही दुनिया के वर्ल्ड स्टेज में, जियोपॉलिटिक्स में कंट्रीज भी एक दूसरे को डिटर करती हैं, है ना। जैसे इंडिया चाइना एक दूसरे को डिटर करते हैं कि दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। नॉर्थ कोरिया भी डिटर करता है कि मेरे पास न्यूक्लियर वेपन्स है। कह रहा है लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट बड़ा अजीब सा है, इसमें कोई भी पार्टी दूसरी वाली पार्टी को डिटर नहीं कर पा रही कि मुझसे पंगा मत लेना। समझ गए ना मीनिंग, डिटर करना, किसी को रोकना। अब कैसे नहीं कर पा रही, इजराइल्स ग्रेट फायर पावर डिड नॉट स्टॉप हमास। इजराइल की जो ग्रेटर फायर पावर है, इसके पास जो असला बारूद है, फायर पावर है, उसने हमास को कभी नहीं रोक पाई वो। और किससे, फ्रॉम लॉन्चिंग द October 7, 2023 अटैक, 2023 के अक्टूबर 7 के अटैक को लॉन्च करने से। तो हमास कभी भी नहीं रुका ये सोच के कि इजराइल हम पे हमला सामने से कर सकता है। फिर क्या हुआ, इजराइल थ्रेट्स ऑफ रेट्रीब्यूशन डिड नॉट स्टॉप हिजबुल्लाह और द हौतीस। इजराइल की जो थ्रेट्स थी, जो धमकियां थी, रेट्रीब्यूशन की, जवाबी हमले की, बदले की, उसने नहीं रोका ना तो लेबनान में हिजबुल्लाह को, ना यमन में हौथीस को। ठीक है ना। इजराइल से ना हमास रुका, ना इजराइल से हिजबुल्लाह रुक रहा है, ना इजराइल से हौथी रुक रहा है। इजराइल बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, लेकिन इन तीनों को डर नहीं है इजराइल का किसी भी तरीके से। और ये किस तरह से नहीं रोक पाया, ईदर फ्रॉम अटैकिंग द जूइश स्टेट, इस जूइश स्टेट को अटैक करने से, हमला करने से। इजराइल थ्रेट्स की वर्ब है डिड नॉट स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी को किसी काम को करने से रोकना। तो स्टॉप फ्रॉम अटैकिंग जो है इजराइल। जूइश स्टेट मतलब जहाँ पे ज्यूज रहते हैं, जुडाइज्म जहाँ पे मेजॉरिटी रिलीजन है। रेट्रीब्यूशन क्या होता है, बदला, वेंजेंस, करवाया था ना वर्ड आपको। कह रहा है जी नॉर डिड ईरान प्रॉक्सी नेटवर्क एंड इट्स मिसाइल माइट डिटर इजराइल फ्रॉम एक्सपेंडिंग द वॉर। कह रहा है ना ही, नॉर डिड का मतलब होता है ना ही, है ना। अगर ये शुरू में आ जाए नॉर सेंटेंस के तो इसका मतलब होता है ना ही।
कह रहा है ना ही ईरान के जो प्रॉक्सी नेटवर्क हैं, प्रॉक्सी नेटवर्क मतलब ईरान तो इधर है लेकिन उसका एक हिजबुल्ला है लेबनान में, उसके हाउथी रिबेल्स हैं यमन में, तो ये सब प्रॉक्सी हैं, इसके एजेंट हैं। कह रहा है ना ही ईरान के एजेंटों का जो नेटवर्क है और इसकी जो मिसाइल में माइट है, मिसाइल में ईरान जो है इजराइल से काफ़ी मजबूत है मिसाइल उसके मामले में। कह रहा है इसने रोका इजराइल को, और किससे? एक्सपेंड करने से इस वॉर को, बढ़ाने से इस वॉर को, बाय बॉम्बिंग द ईरानियन एम्बेसी कॉम्प्लेक्स इन सीरिया, ईरान के दूतावास के कॉम्प्लेक्स को सीरिया में बॉम्ब करके। तो ईरान से इजराइल नहीं रुक रहा, इजराइल से ईरान नहीं रुक रहा, कहने का मतलब ये। नॉर से सेंटेंस शुरू हुआ है, नेगेटिव एडवर्ब है, इसका मतलब होता है ना ही, नेगेटिव एडवर्ब है, इसके नाम में ही ना आ गया। और नेगेटिव एडवर्ब जब भी शुरू में आए सेंटेंस में इन्वर्जन करती हैं, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले कर देती हैं। अगर नॉट ओनली शुरू में आ जाए, नोर आ जाए, है ना, इस तरह से नीदर आ जाए या नेवर आ जाए, नो वेयर आ जाए, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस। तो बेसिक वाली वीडियोस में ग्रामर में पार्ट 20 में आपको सारी एडवर्ब्स करवाई हुई हैं, उनमें नॉर भी है, ध्यान रखना, इसलिए इन्वर्जन को किया गया है। प्रॉक्सी नेटवर्क आप समझते हैं, है ना, आप तो यहाँ बैठे हो लेकिन आपके एजेंट जगह जगह हैं जो आपका काम कर रहे हैं, आपके प्रॉक्सीज हैं। प्रॉक्सी नेटवर्क्स एंड मिसाइल माइंड्स की वर्ब है डिड डिटर, डिटर करना, रोकना। करें इजराइल्स न्यूक्लियर वेपन्स डिड नॉट स्टॉप ईरान, और करें फिर इजराइल के न्यूक्लियर वेपन्स ने ईरान को भी नहीं रोका फ्रॉम लॉन्चिंग डायरेक्ट अटैक्स ऑन द कंट्री, इजराइल पे डायरेक्ट अटैक्स को लॉन्च करने से। करे जी एस डेटरेंस कोलैप्स्ड, करे जैसे ये डेटरेंस कोलैप्स हुई, सबने एक दूसरे से डरना बंद कर दिया, कोलैप्स करना किसी चीज़ का ढह जाना, गिर जाना। कह रहे वैसे ही द क्राइसिस हैज़ एस्केलेटेड एंड वाइडन्ड, ये क्राइसिस एस्केलेट हो गया है और गर्म हो गया है और वाइडन कर गया है, हर तरफ मिडल ईस्ट में और वेस्ट एशिया में फैल गया है। सेंटेंस सिंपल है ना, मुश्किल तो नहीं है। डेटरेंस यानी वही डिटर करना, डिटर से डेटरेंस बनाया आपने नाउन। डेटरेंस यानी किसी के सामने रुकावट, कि यार सामने वाले के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो अपने हमला क्यों करें चल के। कह रहे ये डेटरेंस जैसे ही कोलैप्स हुई, हर आदमी इस वॉर में कूद चुका है और ये वॉर बढ़ती जा रही है। चलिए, कह रहे जी वर्ड हैज़ मेड द सिचुएशन वर्स इज द एब्डिकेशन ऑफ लीडरशिप। कह रहे जिस चीज़ ने, वट ने बना दिया है इस सिचुएशन को और ख़राब, वो है त्याग देना, एब्डिकेट कर देना लीडरशिप को, या अपनी लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। एब्डिकेट करना याद है ना, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना। और ये किसके द्वारा? बाय यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन के द्वारा। जो बाइडन ने अपनी लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह मोड़ा हुआ है। चलिए, वट की वर्ब है हैज़ मेड, और वट से बनने वाले पूरे क्लोज की वर्ब है इज। जिस चीज़ ने इस मामले को ख़राब बनाया है वो है, समझ रहे हो, ये वट हैज़ मेड द सिचुएशन वर्स, यानी जिस चीज़ ने मामले को ख़राब बनाया है वो चीज़ है, तो ऐसे ये पूरे क्लोज की वर्ब जो है इज होगी। एब्डिकेशन मैंने आपको समझा दिया, आपकी जिम्मेदारियों का त्याग। कह रहे ही हैज़ गिवन इजराइल अ फ्री हैंड, इन्होंने इजराइल को एक खुला हाथ दे दिया है, फ्री हैंड दे दिया है, पूरी जो लिबर्टी दे दी है इन गाजा के अंदर, वाइल फोकसिंग हिज डिप्लोमेटिक रिसोर्सेज ऑन प्रिवेंटिंग अ रीजनल वॉर, जबकि वो खुद फोकस कर रहा है यूएस अपने डिप्लोमेटिक रिसोर्सेज को, अपने कूटनीतिक संसाधनों को प्रिवेंट करने में एक रीजनल वॉर पे। तो यूएस इजराइल को बोल रहा है तुम करना जो करो, हम बाकी कंट्रियों से बात करते हैं, इस रीजन में वॉर ना हो जाए, आप तो करना जो करो, मारते रहो जिसके हमला करना है ना, घुस जाओ जहाँ भी, ग्राउंड इन्वेजन करो, एयर इन्वेजन करो, फ्री हैंड आपको दिया हुआ है, लेकिन हम अपना जो है सारा ध्यान इस चीज़ पे रखेंगे कि आपके हमला करने के बाद इस रीजन में बड़ी वॉर ना हो जाए, हम अपने डिप्लोमेटिक रिसोर्सेज को वहाँ पे फोकस करके रखेंगे। ही की वर्ब है हैज़ गिवन, फ्री हैंड आप समझते हैं। कह रहे जी ही हैज़ रिमेन्ड अनमूव्ड व्हेन इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैज़ कंटिन्यूड टू ब्रीच रेड लाइन आफ्टर रेड लाइन। कह रहे हैं अमेरिका जो है, ही का मतलब है जो बाइडन, ये अनमूव्ड रहे हैं। अनमूव्ड मतलब अपनी जगह से हिले डुले भी नहीं, बहुत ज़्यादा अड़ियल से रहे हैं, अनमूव्ड। जब इजराइल के पीएम जो है नेतन्याहू, इन्होंने जारी रखा एक के बाद एक लक्ष्मण रेखाओं को लांघना, रेड लाइन के बाद रेड लाइन को ब्रीच करना। रेड लाइन होती है हिंदी में लक्ष्मण रेखा, ब्रीच का मतलब होता है लांघना। तो ये लांघते जा रहे हैं रेड लाइंस, लेकिन जो बाइडन अनमूव्ड हैं, अनफेज्ड हैं, बिल्कुल अड़ियल हैं, अपनी जगह से हिले भी नहीं। चलिए, ही की वर्ब है हैज़ रिमेन्ड, नेतन्याहू की वर्ब है हैज़ कंटिन्यूड। कह रहा जी टुडे द वॉर इन गाजा रिमेन्स अनफिनिश्ड,
अगर आज की बात करें तो गाजा में वॉर अभी भी जारी है, रिमेन्स है, बनी हुई है, अनफिनिश्ड। वाइल अ रीजनल वॉर विच कुड ड्रॉ इन इवन द यूएस कुड ब्रेक आउट एनी टाइम। जबकि एक बड़ी रीजनल वॉर जो है, जो ड्रॉ इन कर सकती है, घसीट के ला सकती है, ड्रॉ इन करना किसी को ले आना अपनी तरफ, इवन अमेरिका को, यहाँ तक कि यूएस को। कह रहे ये रीजनल वॉर जो है तैयार है ब्रेकआउट करने को, किसी भी वक्त ये शुरू हो सकती है। ब्रेकआउट करना यानी किसी गलत चीज़ का, अनप्लेजेंट इवेंट का अचानक से शुरू होना। जैसे कहीं आग लग गई तो ब्रेकआउट ऑफ फायर, कहीं इन्फेक्शन हो गया तो ब्रेकआउट ऑफ इन्फेक्शन, है ना। यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है वॉर का। ठीक है, वॉर रिमेन्स इन गाजा, वॉर रिमेन्स अनफिनिश्ड इन गाजा एंड रीजनल वॉर कुड ब्रेक आउट एनी टाइम। तो रीजनल वॉर की वर्ब होगी कुड ब्रेक आउट, विच आया वॉर के लिए, विच की वर्ब है कुड ड्रॉ इन। ड्रॉ इन करना, किसी को अंदर ले आना घसीट के अपने साथ में, है ना, मजबूरी वश। कह रहा देयर आर नो क्लियर ऑफ रैम्स, कोई भी ऑफ रैम्प्स नहीं है, एग्जिट स्ट्रेटेजी नहीं है इस वॉर को ख़त्म करने की, साफ साफ। ऑफ रैम्प क्या होता है? रैम्प तो आपको पता ही है, रैम्प होता है जिससे आप गाड़ियाँ निकलती हैं ना जिस पे, या घर के बाहर भी आप रैम्प बनाते हैं। तो आपको अमेरिका में सड़कों पे ऑफ रैम्प मिलेंगे। जैसे एक सड़क है, अचानक से आपकी गाड़ी में कुछ गड़बड़ होगी या बहुत गाड़ी तेज़ चल रही है, आपकी ब्रेक्स खराब होगी, तो हर 10-15 किलोमीटर बाद एक ऑफ रैम्प होता है, वहाँ पे मिट्टी पड़ी होगी, आप अपनी गाड़ी वहाँ घुसा दो। तो आप हाईवे से एग्जिट कर गए, दूसरी गाड़ियों को नुकसान नहीं किया और आपकी गाड़ी भी कहीं पे भिड़ी नहीं, तो इसको ऑफ रैम्प बोलते हैं। कह रहा है इस वॉर में कोई भी ऑफ रैम्प नहीं है, सब हाईवे पे ही चल रहे हैं 220 की स्पीड पे। समझ गए ना। कह रहा है फुल ब्लॉन वॉर वुड बी कैटास्ट्रॉफिक। अगर एक फुल ब्लॉन वॉर हो गई, पूरे तरीके से बड़े स्केल पे वॉर हो गई, तो वो होगी बहुत ही विनाशकारी, कैटास्ट्रॉफिक, कैटाक्लिज्मिक। कैटास्ट्रॉफिक यानी हाईली डिस्ट्रक्टिव, ये सारे मैंने मीनिंग्स इसके लिख दिए हैं, बहुत विनाशकारी। कह रहा है एंड कुड स्पायरल आउट ऑफ कंट्रोल, ये स्पायरल आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, आपके हाथों निकल सकती है। स्पायरल आउट ऑफ कंट्रोल होना, चीज़ों का इतना बड़ा हो जाना कि आप इसको मैनेज ही ना कर पाए। और कैसे होगी? विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल पार्टीज, कई पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट के साथ ही। दो लोगों के बीच का झगड़ा सुलझाया जा सकता है, लेकिन 12 लोगों के बीच का झगड़ा सुलझाना बहुत मुश्किल है। तो ये वॉर जो है आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली है, स्पाइरल होकर के, और ये फुल ब्लोन होगी तो कैटास्ट्रॉफिक होगी। वॉर की वर्ब है वुड बी, फुल ब्लोन, फुल फ्लेजेड, ऑल आउट, ऐसी चीज़ जो पूरे स्केल पे हो, एकदम पीक पे हो अपनी, है ना, फुल फ्लेज्ड। चलिए, स्पाइरल करना, चीज़ों का जो है आउट ऑफ कंट्रोल होना, वॉर की वर्ब है दूसरी कुड स्पाइरल। कह रहा है विद इजराइल्स थ्रेट ऑफ रिटेलिएशन लूमिंग लार्ज द क्लॉक इज टिकिंग। कह रहा है इजराइल की जो थ्रेट ऑफ रिटेलिएशन है, जवाबी हमले का जो इसका थ्रेट है, धमकी है, चुनौती है, कह रहा है इस चीज़ के लूम लार्ज करने के साथ ही, इस चीज़ के बड़ा बड़ा होकर के सर पे मंडराने के साथ ही, लूम करना, होवर करना, सर पे किसी चीज़ का मंडराना, और लार्ज मतलब बड़ा बड़ा। कह रहा है इस थ्रेट के बड़े बड़े होकर के सर पे मंडराने के साथ ही क्लॉक टिक कर रही है, वक्त हाथ से निकला जा रहा है। क्लॉक इज टिकिंग क्या होता है? कुछ करो, टाइम तो आगे बढ़ रहा है ना, वक्त हाथ से निकल रहा है। कह रहा है प्रिवेंटिंग सच एन आउटकम शुड बी द इमीडिएट प्रायोरिटी ऑफ मेजर वर्ल्ड पावर्स। प्रिवेंट करना ऐसे एक आउटकम को, ये होना चाहिए सबसे पहली प्राथमिकता या प्रायोरिटी दुनिया की मेजर वेस्ट जो है वर्ल्ड पावर्स की। और इसमें कौन कौन शामिल है? इंक्लूडिंग द यूएस विच हैज़ ग्रेट लेवरेज ओवर इसराइल। कह रहा है जिसमें शामिल है अमेरिका, जिसका बहुत ज़्यादा लेवरेज है, प्रभाव है, दबदबा है इसराइल में। और कह रहा है दूसरा इसमें शामिल है एंड चाइना विच हैज़ अ डीप इन्फ्लुएंस इन तेहरान, जिसका बहुत गहरा प्रभाव है तेहरान में, यानी ईरान में। तो दोनों वर्ल्ड पावर्स को साथ में आना होगा। यूएस जो है इसराइल को शांत करे, चाइना जो है तेहरान को यानी ईरान को समझाए कि वॉर को ख़त्म करो। चलिए, प्रिवेंटिंग की वर्ब है शुड बी, प्रिवेंटिंग सच एन आउटकम शुड बी द इमीडिएट प्रायोरिटी ऑफ मेजर वर्ल्ड पावर्स। दोनों पावर्स इसमें इंक्लूडिंग है, इंक्लूडिंग द यूएस एंड इंक्लूडिंग चाइना, बिना द के चाइना। विच आया यूएस के लिए, विच की वर्ब है हैज़, विच आया चाइना के लिए, अगेन इसकी वर्ब है हैज़। लेवरेज, इन्फ्लुएंस, क्लाउड, आपका प्रभाव, आपका दबदबा। कह रहा वेस्ट एशिया इज एट इन्फ्लेक्शन पॉइंट। पूरा वेस्ट एशिया रीजन जो है ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है, बहुत खतरनाक चौराहे पे है। कह रहा है एंड द रीजन नीड्स एम्फेटिक डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन। और इस पूरे रीजन को ज़रूरत है, इस पूरे एरिया को ज़रूरत है फोर्सफुल या एम्फेटिक डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन की।
एम्फेटिक मतलब जिसमें एम्फोसिस हो, फोर्स हो। तो कुछ ऐसा कूटनीतिक इंटरवेंशन होना चाहिए, सब कंट्रीज़ के विदेश मंत्री, इनके एनएसएज है ना, सब मिल के आगे आएँ, एम्फेटिक वे में बात करें, जोर जोर लगा के फोर्स के साथ में। और क्यों? टू ब्रेक आउट ऑफ इट्स कॉन्फ्लिक्ट लूप, इस कॉन्फ्लिक्ट के लूप से, साइकिल से, कुचक्र से बाहर निकलने के लिए। एंड डायल डाउन द हीट, और इस गर्मी को डायल डाउन करने के लिए, धीमा करने के लिए। नहीं तो एक कॉन्फ्लिक्ट का लूप बन गया, मैंने आपको मारा, आपने मुझे मारा, फिर मैं आपको मारूंगा ही। लूप बन गया ना, साइकिल बन गया। तो अगर डिप्लोमेटिक सोल्यूशन कुछ आ जाए फोर्स के साथ में, तो ये कॉन्फ्लिक्ट का लूप क्लोज हो सकता है और थोड़ी हीट इस रीजन में कम हो सकती है। वेस्ट एशिया की वॉर इस रीजन की वॉर नीड्स एम्फेटिक यानी फोर्सफुल, मैंने आपको भी जो बताया, जिसमें एम्फोसिस हो, जिसमें दम हो। लूप यानी सर्कल, साइकिल, डायल डाउन करना, डायल अप करना, दोनों फ्रेजल वर्ब्स एक दूसरे की उल्टी हैं। डायल डाउन यानी डी एस्केलेशन। चलिए, आर्टिकल बहुत मुश्किल लगा नहीं मुझे पढ़ाने में आज। होपफुली आपको भी सब कुछ चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब अपने क्विज पे आते हैं और शुरू करेंगे पैराजंबल से। देखो, एक तरीका तो ये है, आप मेरा मुंह देख लो, मैंने ही आर्टिकल्स पूरा तैयार किया, मैंने ही क्विज बनाया, मैंने ही पढ़ा दिया, मैंने ही वीडियो अपलोड कर दी, है ना। और जो है आपने बस एक लाइक दे दिया और मेरा मुंह देख लिया, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा आपको। दूसरा तरीका ये है कि आप वीडियो को यहाँ पॉज करो और इसको एक मॉक टेस्ट का क्वेश्चन लेकर के खुद से सॉल्व करो। पैराजंबल का सेट आपके सामने है, आपके हिसाब से इन चारों में से कौन सा सीक्वेंस बनेगा। और जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं कमेंट्स में अभी डाल भी देना, ताकि पता लगे आपने गलत किया सही किया। मैं करवा देता हूँ आपको क्वेश्चन अभी। चलो, वीडियो को पॉज कर लेना, अब मैं करवाने लगा हूँ, ठीक है, आंसर को। देखो, फर्स्ट में बोला है इजराइल की जो ग्रेटर फायर पावर है, इसने इसके एडवर्सरीज को रिटेलिएट करने से नहीं रोका। एडवर्सरी यानी दुश्मन। ईरान रिस्पॉन्डेड टू इजराइल प्रोवोकेशंस बाय लॉन्चिंग अ मिसाइल अटैक ऑन October 1। ईरान ने रिस्पॉन्ड किया इजराइल के उकसावे को 1 अक्टूबर को मिसाइल अटैक लॉन्च करके इजराइल पे। थर्ड में बोला है डेटरेंस हैज़ कोलैप्स्ड। जो डेटरेंस है या रुकावट है एक दूसरे के लिए, वो कोलैप्स हो चुकी है। विद नो साइड एबल टू प्रिवेंट फर्दर एस्केलेशन। कोई भी साइड जो है एबल नहीं है फर्दर एस्केलेशन को रोकने में, ये मामला आगे से आगे बढ़ता जा रहा है, डेटरेंस कोलैप्स हो गई है। और चौथा है यूएस इज फोकस्ड ऑन अवॉइडिंग रीजनल वॉर वाइल अलाइंग इजराइल फ्रीडम इन गाजा। यूएस का सारा फोकस है रीजनल वॉर को अवॉइड करना, जबकि इजराइल को फ्रीडम दिया जा रहा है पूरा गाजा में, जो करना आप करो। देखो जी, शुरू हो रहा है या तो बी से, या ए से, या सी से। डी से तो हो नहीं रहा, ठीक है। बी से, ए से और सी से हो रहा है। ए के अंदर लिखा गया है इजराइल की फायर पावर ने इसके एडवर्सरीज को नहीं रोका। बी में बताया गया है इजराइल ने रिस्पॉन्ड किया October 1 को। और सी में बताया गया डेटरेंस कोलैप्स हो चुकी है। तो डेटरेंस है क्या? डेटरेंस का काम है किसी को रोकना, आपके दुश्मन आप पे हमला ना करे, उनको डर लगे कि हमला करने के बाद क्या होगा। तो ये डेटरेंस हैज कोलैप्स्ड विद नो साइड्स एबल टू प्रिवेंट एस्केलेशन, ये चीज़ जो है ए से तो जुड़ी हुई है। इजराइल की ग्रेटर फायर पावर ने स्टॉप नहीं किया इसके दुश्मनों को सीधे हमला करने से, क्योंकि क्योंकि डेटरेंस कोलैप्स कर चुका है और कोई भी साइड इस कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेट होने से रोक नहीं पा रही है। समझ रहे हो? ए और सी अगर मैं बनाना चाहूं तो बन सकता है, ए के बाद में सी आ सकता है। ए में बताया गया डेटरेंस होता क्या है, जो बिल्कुल फेल हो चुकी है, और सी में बताया देखो फेल हो गई और ये कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ रहा है। लेकिन ए सी से आपको कहीं से कुछ मिल नहीं रहा है, यहाँ पे मिल रहा है कुछ ए सी, यहाँ पे ए आ रहा हो, यहाँ सी आ रहा हो, फर्स्ट में ए सेकंड में सी नहीं आ रहा। तो रीज़न क्या है इसका? ए सी आपको आगे जरूर मिल गया, यहाँ तो सी ए उल्टा है, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं, और बी इसमें फर्स्ट आ रहा है। और बी क्या बता रहा है? बी पूरे इस मामले का कॉन्टेक्स्ट बता रहा है, हुआ क्या है। ईरान ने रिस्पॉन्ड किया इजराइल के प्रोवोकेशंस को एक मिसाइल अटैक को लॉन्च करके October 1 को। फिर क्या हुआ जी? कह रहा है जी इजराइल की जो ग्रेट पावर है उसने इसके एडवर्सरीज को, ईरान को, इस अटैक करने से रोका नहीं, रिटेलिएट करने से जो है डिटर नहीं किया। फिर सी में बताया कि डिटरेंस कोलैप्स हो चुकी है और कोई भी साइड अब फर्दर एस्केलेशन को रोक नहीं पा रही है। और लास्ट में क्या बताया है? ये जो अमेरिका है वो खाली फोकस कर रहा है जोसेफ बाइडन कि वॉर को कैसे रोकें रीजन में, और इजराइल को पूरा हाथ दिया हुआ है, फ्री हैंड दिया हुआ है गाजा में, जो करना है करो। मेंस लेवल के ला रहा हूँ मैं, अगर बहुत मुश्किल लग रहे हैं तो बता देना सर, थोड़े से इजी वाले करवा दो, कभी इजी वाले भी ले आऊँगा।
लेकिन लेवल यही है आपके एग्ज़ाम का, अगर मेंस एसएससी दे रहे हो, बैंकिंग का दे रहे हो, पीओ लेवल का। थोड़ा आपको कॉन्टेक्स्ट बिठाना होगा, और ये 10 में से 10 ऐसे क्वेश्चन सही नहीं हो सकते, याद रखना हमेशा। आपको तो 10 में से 7 ही सही करने हैं, यही लेवल है। अच्छे से अच्छा टीचर भी जो है इस तरह के क्वेश्चंस को 7 या 8 10 में से ही कर सकता है, 1 2 तो उसके भी गलत होंगे। चलो, अपने आप को इस तरह से आप ट्रेन करें कि ऐसे इतने सारे सेट आप लगा लें कि आपको 80-70% का अच्छा आइडिया हो जाए क्या आंसर निकलेगा। सेकंड में पूछा है जी, ये आर्टिकल क्या सजेस्ट करता है डेटरेंस के कोलैप्स के बारे में इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। क्या सजेशन इस आर्टिकल में डेटरेंस के कोलैप्स को लेकर दिया गया है। चलो खुद से ट्राई देना है, वीडियो को पॉज करते देते जाओ, मैं आंसर बता रहा हूं आपको। भाई अगर डेटरेंस कोलैप्स हो गई तो कोई किसी से डर नहीं रहा, और कोई डर नहीं रहा तो सब एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं, तो इट हैज लेड टू एस्केलेशन एंड वाइडनिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। दूसरे का है सी। कह रहा है जी, ये आर्टिकल क्यों एम्फसाइज करता है, इसका मैं सी लगा देता हूं, इसको आंसर है ना। आर्टिकल क्यों एम्फसाइज करके कहता है कि क्लॉक इज टिकिंग, इस बात का क्या मतलब है क्लॉक इज टिकिंग का इस आर्टिकल में के हिसाब से। भाई क्लॉक इज टिकिंग यानी वक्त निकलता जा रहा है, वक्त निकलता जा रहा है तो देर इज लिमिटेड टाइम, और लिमिटेड टाइम किसका, इस रीजनल वॉर को प्रिवेंट करने का। इजी है ना, मुश्किल तो नहीं है ये। चलो ये फर्स्ट वाले में ए हो जाएगा आपका, BACD। फोर्थ में आ जाओ, डायल अप करना डायल डाउन करना बता दिया आपको, ब्रेकआउट भी बताया था बहुत अच्छे से। ऑफ रैंप वो मैंने समझाया था ना आपको, सड़क से एक रैंप बनाया जाता है अलग से, मिट्टी रखी होती है उसमें, आपकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो आप रैंप पे चढ़ा दो, है ना, हाईवे से बाहर निकल जाओ। तो ऑफ रैंप का मीनिंग पूछा है, और चौथा पूछा है इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है। लास्ट में 2 एरर्स मिलेंगी, पहली मिलेगी नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले कॉन्सेप्ट की, और दूसरी एरर आपको मिल सकती है इस इनफ नाम के वर्ड की वजह से। देख लेना ये एडजेक्टिव के लिए आया है या नाउन के लिए आया है। नाउन के लिए आता है तो उनके पहले आता है, एडजेक्टिव्स के लिए आता है तो उनके बाद आता है। चलिए रैप अप करें क्लास को, कैसी लगी आज की क्लास। आउट ऑफ 9 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। अच्छा, जो बच्चे क्लास को पूरा देख रहे हैं और सभी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर रहे हैं मेरे साथ, वो कमेंट सेक्शन में लिख करके बता दिया करो सर PD पूरा देखा, या PDI सर पूरा देखा और इंटरेस्टिंग भी लगा, एवरीथिंग वॉज वेरी वेल अंडरस्टूड। ठीक है, तो ये आपका फीडबैक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से डाला करो। कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए, अंटिल देन साइनिंग आउट।